हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये पूरा अध्याय हम लोग आज वन शॉट के रूप में कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से, सरल भाषा में। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैं मनीष शुक्ला, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार थम्स अप करेंगे जोरदार तरीके से और बताएंगे कि अगर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही हो तो। बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग क्लास में अपने करने वाले हैं मूल आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इन सारी बातों पे आज चर्चा होने वाली है। ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मैट्रिक 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से आपके यहाँ ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में, जिसे आप एमसीक्यू भी कहते हैं, उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आइए आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस क्या करना है, पहले तो हम ये समझते हैं। हम लोगों को आज बात करनी है किसके बारे में? सबसे पहले हम करेंगे वर्गीकरण की बात, कि वर्गीकरण किया क्यों जाता है, किसी भी चीज का वर्गीकरण क्यों करते हैं। फिर बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, जिसमें हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट उठाएंगे, जहां से हमें पता चलता है, जहां से शुरुआत मिलती है, उसके कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन करेंगे डोबेराइनर से। डोबेराइनर ने जो थियरी दिया था, इन्होंने दिया था त्रिक परिकल्पना का। यानी डोबेराइनर की त्रिक परिकल्पना को हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, अष्टक नियम देखेंगे। इन्होंने क्या कहा, किसने दिया था इसको? न्यूलैंड ने दिया था, और इसको कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम, इसकी कहानी को समझेंगे हम लोग। इसके बाद जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव साहब, इनको समझेंगे। मेंडलीव साहब ने मूल आवर्त सारणी दिया, उस मूल आवर्त सारणी को देखेंगे। और मोज़ले के द्वारा इनकी आवर्त सारणी में संशोधन किया गया 1913 में, 1913 में, और कई सारे वैज्ञानिक इसमें और मिले, जिसके द्वारा आज की दीर्घाकार आवर्त सारणी का जन्म हुआ। दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी भी इसे कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। इतनी बातों पे हम लोग जब चर्चा कर लेंगे तो फिर अगला पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा आवर्तिता के बारे में। और इसी आवर्तिता से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पक्की बात है। इतनी कहानी को अपन को आज डिस्कस करना है। आवर्तिता में भी ढेर सारे पॉइंट्स आएंगे, बारी बारी से उनका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अपना डाउट मुझे लिख के भेजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा और प्रयास करूंगा कि उसी समय तत्काल में आपके डाउट का जवाब दे दिया जाए। ठीक है,
तो आइए आज की क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली कहानी अपन की आती है किसके बारे में? परिचय की कहानी। परिचय में क्या है कि जो सभी पदार्थ हैं वो तत्व, मिश्रण व यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। पृथ्वी में जितने पदार्थ हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं, वो इन्हीं तीन रूपों में मेनली मिलते हैं। या तो वो तत्व होगा, मिश्रण होगा या यौगिक होगा, इस रूप में मिलता है। तत्व क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तत्व, ये 9th की बातें हैं, कक्षा 9 में आपने ये सारी बातें पढ़ रखी हैं, पक्की बात है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, कौन? तत्व। या अगर एक बात बोलूं, तत्व क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का, एक ही प्रकार के परमाणुओं का शुद्धतम रूप होता है। क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, पक्की बात है। इसको इंग्लिश में एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, एलिमेंट। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने ज्ञात हैं? 118 तत्वों के बारे में हमें जानकारी है। इनमें से 94 एलिमेंट्स, 94 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। 94 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। पक्की बात है। अब अगर कोई कहे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो बताया गया, अब देखिए 118 गो तत्व है का, इन सब को एक बार में रख दिया जाए तो आप सबको चिन्ह जाएंगे कि कौन कौन है? नहीं चिन्ह पाएंगे। इसी के लिए इसके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। जैसे मैं कहूं आपसे कि आपके क्लास में 50 गो बच्चा है, कितना? 50 गो बच्चा है, तो का 50 को पहचानने का एक ही तरीका होगा कि सब या तो लड़का है या तो लड़की है, बात खत्म? नहीं, उसकी पहचान आप उसके चेहरे से करते हैं, उसकी पहचान उसके हाव भाव से करते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से की जा सकती है, किसी व्यक्ति की पहचान उसके खर्च होने के आधार पर की जा सकती है। यानी कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी, कुछ ऐसे गुणधर्म होंगे, जिन गुणधर्मों को, जिन गुणों को देख करके हम ये बता सकते हैं कि फला व्यक्ति फला टाइप का होगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे टाइप का होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखें धसी धसी हैं, कद छोटा है, तो आप कहेंगे कि सर वो व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का हो सकता है वो नेपाल का हो सकता है वो चाइना का हो। तो एक एरिया बन गया कि इन एरियाज का वो हो सकता है। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? तो कुछ न कुछ किसी भी अगर मैं कहूं, अमेरिकन्स को देख लीजिए आप, जापानीज को देख लीजिए आप, अमेरिका कहां, जापान कहां? अमेरिका और जापान के लोगों को आप देख करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ साहब ये इस दिशा में से आया होगा, ये इधर की दिशा से आया होगा। अफ्रीकन्स को देख करके आप बता सकते हैं कि हाँ ये अफ्रीका से आए होंगे। पक्की बात है, इतना तो समझ में आता है। तो आपने एक कैटेगरी, एक एरिया, एक क्लासिफिकेशन, एक गुणधर्म अपने दिमाग में पकड़ लिया कि अगर इसके शरीर पे ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है तो ये इधर का हो सकता है। पक्की बात है। ये क्या है? यही वर्गीकरण है। तो इतने सारे जो तत्व हैं, इन तत्वों की पहचान के लिए इनको वर्गीकृत किया गया कि हाँ इस तत्व के बारे में जानकारी मिल गई तो ऐसा ऐसा इसके गुणों में भी हो सकता है। इसी को वर्गीकरण बोला गया, जिससे उनका अध्ययन क्या हो जाए, जिससे उन तत्वों के अध्ययन में क्या मिल जाए, आसानी मिल जाए। लिखा क्या है? तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। और
तत्वों का जो प्रारंभिक वर्गीकरण शुरुआत किया गया डोबेराइनर की त्रिक परिकल्पना से। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बस एक बात बताई है, क्या? कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, किस क्रम में रखा जाए? अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक ऐसा चार्ट, एक ऐसा वर्ग ग्रुप तैयार होगा जिसमें ऊपर वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा, जो नीचे वाले तत्व का परमाणु भार होगा, इन दोनों के परमाणु भारों का योग, मान लीजिए ये कोई तत्व A है, ये कोई तत्व B है, इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग बटे 2। बटे 2 क्यों किया? क्योंकि इसका औसत होता है, तो औसत क्या बोला जाता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो परमाणु भारों का योग बटे 2 अगर कर दिया जाए तो यह बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने देखा है कि यहां लिखा है क्या? लिथियम, यहां लिख दिया क्या? लिथियम, यहां लिख दिया क्या? पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक लगभग होता है कितना? 6, और पोटेशियम का कितना होता है? 40, 39 पॉइंट समथिंग करके। तो अब इसका 6 है, इसका 40, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 46, 46 और बटे 2 कटा दीजिए, कितना बना? 23, 23। और ये जो 23 मास होता है, परमाणु भार होता है, वो किसका होता है? सोडियम का होता है। ये बात किसने बताई? डोबेराइनर साहब ने बताया कि तत्वों को अगर उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो ऊपर वाला तत्व और नीचे वाले तत्व के परमाणु भारों का योग का औसत बीच वाला तत्व होता है। बोलो राजी खुशी। पक्की बात समझ में आ गई? जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, ये लिखा है लिथियम, ये लिखा है सोडियम और ये लिखा है पोटेशियम, इसके बाद लिखा है कैल्शियम। लेकिन ये एग्जाम्पल तो ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है, लेकिन ये फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि इस प्रकार के जो त्रिक है, त्रिक माने 3-3 तत्वों का ग्रुप, इस प्रकार के त्रिक की संख्या 3 या 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा इनके त्रिक नहीं बनाए जा सकते। इसलिए ये क्या हो गए? फेल हो गए। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। ये सीमाएं लिखी गई हैं, यानी उनकी लिमिटेशन लिखी गई है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट अब बताया न्यूलैंड का अष्टक नियम। 1866 में न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने डोबेराइनर ने जैसा बताया कि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, उसी प्रकार से न्यूलैंड साहब ने रखा तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। और इन्होंने कैसे रखा? इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और इसके बाद फिर क्या आता है? फिर सा आता है, और वो सा यहाँ पर है। तो इन्होंने कहा कि अगर परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जाए तो हर 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा, 7 तत्व के बाद मतलब 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा वो पहले वाले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। जिस प्रकार से संगीत के हर 7 सुर के बाद 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है, उसी प्रकार
तत्वों को अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो हर 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा वो ऊपर वाले तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। ये बात किसने बताई? न्यूलैंड साहब ने बताई। लिखा है उदाहरण, न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम तथा सोडियम के गुणधर्म समान थे क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। ये लिखा हुआ है। यहाँ से लिथियम नंबर 1 ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लोरीन और 8वें नंबर पे सोडियम। तो जो लिथियम का गुणधर्म होगा वही गुणधर्म किसका होता है? सोडियम का होता है। ये बात किसने बताई? न्यूलैंड साहब ने बताई थी। किसने बताई थी? न्यूलैंड साहब ने। इसका भी एक स्क्रीनशॉट बना दे। डन। इनकी भी लिमिटेशंस हैं, इनकी भी कमियां हैं। और पहली कमी आपके सामने क्या लिखी है कि यह नियम सिर्फ कैल्शियम जैसी हल्की धातुओं पर लागू होता है। यानी कि परमाणु भार 40 तक तो ठीक है, लेकिन 40 के ऊपर ये फॉलो नहीं होता। दूसरी बात, नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते। यानी जितने तत्व खोजे गए थे वो तो ठीक है, लेकिन जो अब और खोजे गए उनके देने के बाद, जब उन्होंने थियरी दिया, सिद्धांत दिया, उसके बाद जो तत्व खोजे गए उन तत्वों पे इनका नियम लागू नहीं होता। ये इनका दूसरा ड्रॉबैक है, दूसरी कमी है। तीसरी कमी, सारणी में न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को भी साथ में रख दिया। उदाहरण क्या लिखा है? कोबाल्ट व निकिल। देख लीजिए ध्यान से, यहां लिखा हुआ है, ठीक। सिरेनियम और लेंथेनम, ठीक इस प्रकार से। और कहीं कहीं पे इन्होंने क्या छोड़ दिया? खाली गैप छोड़ दिया, ठीक है। निकिल उस स्तंभ में रख दिए जहां फ्लोरीन और क्लोरीन थे, जबकि इनके गुणधर्म समान नहीं थे, लेकिन इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से अलग हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ कमियां हैं किसके नियम की? न्यूलैंड के अष्टक नियम की। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मैंडलीफ की आवर्त सारणी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जाता है किसके लिए? डेमेत्री इवानोविच मैंडलीफ, ठीक। इनका नाम आप डायरेक्ट ये भी याद सकते हैं, ठीक है। आगे, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में इनका क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यक्त किया। ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपसे पूछेगा कि मैंडलीफ नाम के विद्वान ने तत्वों का वर्गीकरण किस रूप में किया, क्या बेसिक आधार माना? जैसे मैं कहूं, अभी हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो चेहरा या रंग देख करके लोगों को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे थे। हो सकता है अगर मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आप कपड़े के पहनावे को देख करके अमीर और गरीब में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पढ़े लिखे और अनपढ़ में भी क्लासिफाई आप कर सकते हैं। तो एक आधार बना ना, पढ़ाई आधार बना साक्षरता के लिए, पैसा या ड्रेस कोड आधार बना उसके, तो अलग अलग तरीका हो सकता है। इन्होंने क्या माना? इन्होंने ये कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अब मैंडलीफ ने जो मूल आवर्त सारणी बनाई थी अपनी, उसमें 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे जिसे समूह कहा गया। इस प्रकार से खड़े जो कॉलम होते हैं इसको ऊर्ध्वाधर कॉलम कहते हैं, और 6 क्षैतिज पंक्तियां थीं जिन्हें पीरियड कहा गया। इस प्रकार से पक्की बात है, समझ गए? जो खड़ा वाला है इसको क्या बोला गया? समूह बोला गया। जो पड़ा वाला है इसको क्या बोला गया? आवर्त या पीरियड बोला गया।
बोलो राजी खुशी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। आगे बात क्या लिखी है, ये उनकी कहानी है, ये मेंडलीव साहब ने बना करके दिया था। यहाँ पर देखिए समूहों के बारे में लिखा गया, ये फर्स्ट समूह है, दिख रहा होगा आपको, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन है और ये 8 है। ठीक, इधर आवर्तों की संख्या 6 बताई गई। ये फर्स्ट आवर्त है, ये सेकेंड आवर्त है, ये थर्ड आवर्त है, ये फोर्थ आवर्त है, ये फिफ्थ आवर्त है और ये सिक्स्थ आवर्त है। पक्की बात है, पक्की बात है। इस प्रकार से उन्होंने पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया, बनाया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक समूह को इन्होंने 2 उप समूहों में विभाजित किया। कितने में? 2 उप समूहों में विभाजित किया, जिसे उन्होंने ए और बी का नाम दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे, जैसे ये ए बी, 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 लेकिन जो 8वां समूह है, इस 8वें समूह को उन्होंने डिवाइड नहीं किया, जबकि 3-3 के जोड़ी में तत्वों को रखना उचित समझा। ठीक है, ये तो अगली बात हुई। मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक ने चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त को, चौथा, 5वां व 6ठा जो आवर्त है, इन आवर्तों को मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक ने 2-2 उप श्रेणियों में बांटा। दो श्रेणियों में बांटा। किसमें बांटा? 2-2 श्रेणियों में बांटा। जैसे यहां पर लिखी हुई है, 4 है, इसकी फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड श्रेणी, इसकी फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, इसकी फर्स्ट और सेकंड श्रेणी। इस प्रकार से 2-2, जैसे यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये पोटेशियम की एक लाइन चल रही है, यहाँ कॉपर की चल रही है, यहाँ रुबिडियम की चल रही है, तो यहाँ पर इसकी चल रही है, यहाँ सीजियम चल रही है, तो यहाँ ऑरम चल रहा है, ये सिल्वर है। तो इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने 2-2 श्रेणियों में डिवाइड किया। बस इतनी बात आपको जाननी है किसमें? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बातें कुछ, जैसे तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन, समान गुण, ये फायदा है। ये क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं। क्या हो गया? गुणधर्मों को एक साथ रख करके उनका अध्ययन करना आसान हो गया। दूसरी बात, नए तत्वों की खोज की गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो तत्व इनको पता नहीं था, उसके लिए इन्होंने ढेर सारा क्या किया? खाली स्थान छोड़ दिया। क्या छोड़ा? खाली स्थान छोड़ दिया कि भावी भविष्य में आप जैसा कोई महान विद्वान पैदा होगा जो इस सारणी को कंप्लीट करेगा। और इनके गुणधर्मों के बारे में कि इस तत्व का गुण क्या होगा, यहाँ रखे जाने वाले तत्व का गुण क्या होगा, इनके गुणधर्मों के बारे में पहले से ही उन्होंने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए, जैसे स्कैंडियम के लिए छोड़ा उन्होंने, गैलियम के लिए छोड़ा, जर्मेनियम के लिए छोड़ा, इन तत्वों के लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था। अगली बात, पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। यानी जब मेंडलीव साहब अपनी आवर्त सारणी तैयार कर रहे थे, उस समय कौन से तत्व के बारे में जानकारी नहीं थी? अक्रिय गैसों के बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भावी भविष्य में कोई ऐसा भी तत्व होगा जो बहुत ही कम या ना क्रियाशील होगा। पक्की बात है, पक्की बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं? सबसे पहला दोष, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। उनको पता नहीं था कि समस्थानिक नाम की भी कोई चीज होती है। दूसरा,
हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाए, उनको हैलोजन के साथ रखा जाए कि पहले समूह में रखा जाए। ठीक है, कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम। इन्होंने क्या किया था मैंडलीफ साहब ने कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, लेकिन जब इनको ऐसा लगा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु भार तो ज़्यादा हैं, परमाणु भार ज़्यादा हैं, लेकिन उनके गुण उसके पहले वाले, जैसे यहाँ पे देखिए, ये है वेनेडियम, ये है क्रोमियम, इसका परमाणु भार है 50.94, इसका परमाणु भार है 50.20, यानी 50-20 और 50-94। किसको पहले रखना चाहिए था? इसको, और इसके बाद इसको रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि वेनेडियम का जो गुण है वो इस समूह में सही सेट हो रहा है, तो उस गुण के हिसाब से हायर एटॉमिक मास वाले को, जो उच्च परमाणु भार वाला तत्व है, उसको पहले रख दिया और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख दिया। ये कहानी की इन्होंने, तो ये एक इनका ड्रॉबैक है ना। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम मिला, यानी कि इसमें और लिख सकते हैं कि उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को निम्न परमाणु भार वाले तत्वों से पहले स्थान दिया गया। पक्की बात है? वेट करिए, लाइट अचानक गायब हो गई। अब बात समझ में आई? क्या मतलब बोला गया कि हायर एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और लोअर एटॉमिक मास वाले को बाद में रख दिया। ठीक है, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट। ठीक, इसी को मैंने कहा कि इसको एक नाम और दे दिया जाता है, इसको बोला गया कौन सा? दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी को देने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका आता है? मोज़ले साहब का। 1913 में मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में मैंडलीफ की आवर्त नियम को संशोधित किया और आधुनिक आवर्त सारणी के लिए उन्होंने एक बात कही। क्या मैंडलीफ ने क्या कहा था? कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। इन्होंने कहा बस यही चेंज कर दीजिए सर, पीरियोडिक टेबल रेडी है। क्या इन्होंने कहा? तत्वों के गुणधर्म यानी भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। यानी अगर परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक ऐसी सारणी प्राप्त होगी कि हर समूह में ऐसे तत्व आएंगे जो अपने ऊपर वाले तत्वों से समानता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अच्छा, तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या को आधार बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या चीजें थीं? तो बताया गया इसमें 18 आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें बताया गया जो समूह हैं, यानी खड़ी खड़ी जो लाइनें हैं, समूह की संख्या कितनी बताई गई? 18 बताई गई। कितनी? 18। और आवर्तों की संख्या कितनी बताई गई? आवर्त की संख्या कितनी बताई गई? 7 बताई गई। जिसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी,
जो पहला आवर्त है, प्रथम आवर्त, उसको कहा जाता है अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त कहा जाता है। दूसरा और जो तीसरा समूह है, दूसरा और तीसरा आवर्त है, दूसरा और तीसरा आवर्त, दूसरा और तीसरा आवर्त, इनको क्या कहा जाता है? लघु आवर्त। क्योंकि इसमें 8 तत्व रखे गए हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं? 8 तत्व। पहले आवर्त में कितना तत्व रखा गया है? केवल 2 तत्व। और वो 2 तत्व तो पूछा जाए कौन कौन है, तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। केवल 2 तत्व रखे गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे और तीसरे आवर्त के बारे में, तो इसे लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 तत्व रखे गए हैं। अगली बात क्या है कि चौथे व पांचवें आवर्त को क्या कहा जाता है? तो इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 18 तत्व रखे गए हैं। कितने कितने तत्व रखे गए हैं? 18 तत्व रखे गए हैं। अगली बात करते हैं छठे व सातवें आवर्त को, क्या कहते हैं? तो इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कितने तत्व रखे गए हैं? 32 तत्व रखे गए हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूं इसकी कहानी को, ध्यान से देखिएगा। क्या ये सबको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा? पहले आवर्त को अति लघु कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट रखे गए हैं? 2 एलिमेंट रखे गए हैं। पहला ये और दूसरा ये, हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त को, ये है दूसरा आवर्त और ये है तीसरा आवर्त। पहला खत्म। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 तत्व रखे गए हैं। 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8। उसी प्रकार से 2 यहाँ, 3 4 5 6 7 8। तो 8 तत्व रखे गए हैं। किसमें? लघु आवर्त में। लघु आवर्त में रखे गए हैं। ठीक है। अब अगली बात किसकी आती है? चौथे और पांचवें आवर्त के बारे में, जिसमें आप काउंट करेंगे तो 18 तत्व हैं। काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, इस लाइन में भी है, 18 इस लाइन में भी है। 18 तत्व रखे गए हैं, इसलिए इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। और बचा छठा और सातवां आवर्त। आपको लग रहा होगा कि सर 18 गो तो इसमें भी है। ना बाबू, हाई जौन LA यानी लैंथेनम लिखा है, इस लैंथेनम में यहाँ पर कहानी बन रही है किसकी? तो इस लैंथेनम में, लैंथेनम को ही नीचे लाया गया है। लैंथेनम की कहानी, इसमें टोटल 14 एलिमेंट रखे गए हैं। टोटल कितने एलिमेंट रखे गए हैं? 14 एलिमेंट रखे गए हैं। और ये एक्टेनम जो दिख रहा है, इस एक्टेनम में भी 14 एलिमेंट रखे गए हैं। तो 14 गो ई है और 14 गो ई है,
गिनती आती है, गिनो। लेंथनम को यहाँ रखा, अब इसमें 14 कौन कौन से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 एलिमेंट इसमें बढ़ गया। 18 गोई आ 14 गोई, टोटल का गो हो गई 32 गो। तब 32 गो हेहू में रखल बा, आ 32 गो हेहू में रखल बा। तब 32 एलिमेंट रखा गया है, 32 तत्वों का समूह रखा गया है, इसलिए इसे अति दीर्घावर्त बोलते हैं। अति दीर्घावर्त बोलते हैं क्योंकि इसमें 32 तत्व रखे गए हैं। इस प्रकार से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इसमें मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा दीर्घाकार आवर्त सारणी के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा। जो पहला समूह है, इस पहले समूह में क्षार धातुएं रखी गई हैं। पूछा जाए पहले समूह में क्या रखा गया है तो आप कहेंगे सर क्षार धातुएं रखी गई हैं। दूसरे समूह में जो धातुएं रखी हैं इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। और इन दोनों समूहों को एस ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक कहते हैं? एस ब्लॉक। यहां पर आपको किनारे साइड में बाईं तरफ में 6 समूह दिख रहे हैं, जिसमें ये जो आखिरी है इसको अक्रिय गैस कहते हैं। यहां पे अक्रिय गैसें रखी गई हैं जिनको मेंडलीफ ने कोई स्थान नहीं दिया था। ये अक्रिय गैसें हैं। ये जो पीला वाला दिख रहा है इसको 17वें परिवार का तत्व कहते हैं या इसे हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। ठीक है। इस पूरे समूह को 16वां परिवार का तत्व कहते हैं या इसे ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार के तत्व। इसको इसी तर्ज पे नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पहला सदस्य नाइट्रोजन है, इसका पहला सदस्य ऑक्सीजन है। समझ में आती है बात? जो सबसे ऊपर रखा गया है इसी नाम पे इसके पूरे परिवार का नाम दे दिया, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। इसको कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन परिवार के तत्व। इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन परिवार के तत्व। ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे समूह का नेतृत्व करते हैं, इसलिए इन 4 तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व कहते हैं? निरूपक तत्व कहते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, इसको बोला गया, इन दोनों को कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। इन 6 को मिला करके क्या बोला जाता है? इसको पी ब्लॉक बोला जाता है। कौन सा ब्लॉक बोला जाता है? पी ब्लॉक बोला जाता है। ये जो बीच में गड्ढे में यहां से यहां तक की कहानी लिखी है इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, या एक नाम इनके लिए और है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं
तो आपका दो जवाब आएगा। पहला जवाब कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और दूसरी बात क्या कि इनका डी सबसेल, जो डी ऑर्बिट है, जो डी वाला उपकोष है, वो हमेशा क्या रहता है, खाली यानी कि वैकेंट रहता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। पक्की बात है, पक्की बात है। नीचे यहाँ 14 एलिमेंट की दो सीरीज है और इनको एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये दीर्घाकार आवर्त सारणी आपके सामने है। पक्की बात है। अब अगर मैं कहूँ धातु अधातु की बात, कहाँ धातु कहाँ अधातु, तो जहाँ पर ये मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से पूरा इधर, ये आपको ब्राउन वाला दिख रहा है, इसके इधर पूरा ये सब के सब क्या हैं, धातुएं हैं। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको यहाँ नीले रंग से कर देता हूँ। इस प्रकार से दिख रहा है सबको। ये वाला जो एरिया है, जितना मैंने लाइनिंग खींच दिया, ये उपधातुएं हैं। कौन सी धातुएं हैं? उपधातुएं हैं। और इसके इधर की जितनी हैं, सब के सब क्या हैं, अधातुएं हैं। तो धातु इधर, अधातु उधर, अब बीच में यहां पर अगर आप गिन पाए तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हैं, उपधातुएं हैं। कितनी? 6 उपधातुएं हैं। इसमें कौन कौन आएगा? बोरान आएगा, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, आर्सेनिक आएगा, Sb यानी कि बिस्मथ एंटीमनी आएगा, और टेल्यूरियम आएगा। इतने एलिमेंट क्या हैं, उपधातुएं हैं, और बाकी सब के सब क्या हैं, अधातुएं हैं। और इधर की ओर सभी क्या हैं, धातुएं हैं। ये तो रहा दीर्घाकार आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट। इसमें बच गया क्या, आवर्तिता। और ये आवर्तिता का जो गुण होगा, हम लोग न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ अगली क्लास के अंतर्गत इसको देखेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।